ठीक है, ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? तो सबसे पहले तो हमने इसकी शब्दावली पढ़ी थी कि इसमें एग्री 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 का अर्थ क्या होता है, कल्चर का अर्थ क्या होता है वो। फिर हमने ये पढ़ा कि हमारे राजस्थान में जो एग्रीकल्चर है ये पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है, और हमारे राजस्थान में जो वर्षा है वो अनिश्चित और क्या है, अनियमित। इसीलिए कृषि को क्या बोला गया है, मानसून का जुआ। हमने कहा हमारे राजस्थान की जो जनसंख्या है उसकी जो 62% जनसंख्या है वो आज भी किस पर निर्भर है, एग्रीकल्चर पर। उसके अलावा हमने ये पढ़ा कि हमारे संपूर्ण भारत में जितनी भी कृषि योग्य भूमि है उसका 11% आज भी कहां पर है, राजस्थान में। जैसे हमने लिखा था कि हमारे देश का जो क्षेत्रफल है उसका 10.41 भाग कहां है, राजस्थान में। ये हमने पढ़ा। इसके अलावा आपको एक रिपोर्ट पढ़ाई थी जो कि आपके थी भू उपयोग सांख्य की रिपोर्ट, और वो जो रिपोर्ट थी वो थी 2020 और 21। इसके तहत हमारे राजस्थान में जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो कितने प्रतिशत था, तो वो था 52.34%। लेकिन जो बंजर भूमि थी वो कितने प्रतिशत थी, 10.87%। जबकि हमारे राजस्थान में जो पशु चारागाह या अन्य गोचर भूमि है वो कितने प्रतिशत थी, वो है आपके 4.86%। लेकिन हमने ये भी लिखा कि हमारे राजस्थान में अयोग्य कृषि भूमि कितनी है, 6.91%। तो ये भी आपने अभी जो आप बोल रहे थे वो देख देख के बोल रहे थे कि बिना देखे बोल रहे थे? ठीक है, आधे घंटे के बाद में फिर पूछूंगा। ये हमने पढ़ा। उसके बाद में फिर हमने ये शुरू किया कि हमारे राजस्थान में जो एग्रीकल्चर का कार्य हो रहा है, कृषि करने के कितने प्रकार हैं। उसके अंदर सबसे पहले हमने जो प्रकार पढ़ा था वो था आपके कौन सा, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि के अंदर हमने ये पढ़ा कि जो आदिवासी लोग होते हैं वो प्रत्येक 2 या 3 वर्ष के बाद में अपना स्थान बदलते हैं और वनों को जला जलाकर या वनों को काटकर जो कृषि करते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि। इसी स्थानांतरित कृषि को हमारे राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, वालरा के नाम से, जबकि इसको असम में क्या बोलते हैं, झुमिंग। लेकिन हमने कहा हमारे राजस्थान में जब यही कृषि का कार्य भील जनजाति करती है तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो कृषि करती है उसे क्या बोलते हैं, चिमाता। जबकि मैदानी क्षेत्र में जो कृषि करते हैं उसे क्या बोलते हैं, दजिया। ये पढ़ा। फिर कृषि का हमने दूसरा प्रकार पढ़ा जिसका नाम क्या है, मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि का तात्पर्य ये होता है कि कृषि कार्य के साथ पशुपालन भी करना। ये क्या कहलाता है, मिश्रित कृषि। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन यही आता है। इतने लिखे थे हमने, यानी कि हम बात कर रहे थे कृषि के प्रकार, और कृषि के प्रकार में हमने 2 प्रकार पढ़े, एक स्थानांतरित कृषि और दूसरा भाग हमने पढ़ा है मिश्रित कृषि। जस्ट आगे हेडिंग लगाइए, कृषि के प्रकार में तीसरा प्रकार, वो है आपके सामने जैविक कृषि। जैविक कृषि से तात्पर्य क्या होता है, कृषि कार्य करते समय हम जैविक खाद का जो प्रयोग करते हैं वो कृषि क्या कहलाती है, जैविक कृषि। जैविक खाद किससे बनती है, जैविक खाद क्या होती है, वो पद्धति है, केंचुओं से बना लो। और बिल्कुल लिखो, जैविक कृषि के अंदर लिखो इससे क्या तात्पर्य है। कृषि कार्य में जैविक खाद का प्रयोग करना। अब आपके लिए ये कोई क्वेश्चन नहीं है, आपके लिए क्वेश्चन डायरेक्ट 2 वन लाइनर बनेंगे। आपको पहला तो ये पूछा जाएगा कि राजस्थान का पहला जिला जहां पर जैविक
कृषि के लिए है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजस्थान का पहला गांव जो कि जैविक गांव के नाम से प्रसिद्ध है, वो कौन है? देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम जैविक जिला कौन सा है? जहां पर जो कार्य है जैविक कृषि वाला, वो सर्वप्रथम कौन सा है वो? इसमें क्या सोचना है, ये तो स्टैटिक्स प्रकार का क्वेश्चन है, तभी तो नहीं आ रहा है। क्योंकि ये किस प्रकार का क्वेश्चन है? हमारे राजस्थान का पहला जैविक जिला है डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर। जबकि राजस्थान में प्रथम जैविक गांव कौन सा है? चलो कोई नहीं, दूसरा जैविक गांव कौन सा है? पहला आता नहीं है किसी को, जरूरी थोड़ी है। दूसरा आता होगा। तो हमारे राजस्थान में प्रथम जैविक गांव कौन सा है? कोई तो होगा, लिखो। लिख लो डैश कर। तो हमारे राजस्थान का पहला जैविक गांव है घाटी गांव। ये कहां है घाटी गांव? उदयपुर। और हमारे राजस्थान में दूसरा जैविक गांव कौन सा है? दादिया गांव। अपने को पहला ध्यान रखना है, ठीक है? वो तो पूर्णतः जिला हो गया ना। जैसे सबसे पहले जैविक कार्य जो है वो जिस गांव में हुआ था, वो गांव कौन सा है? घाटी गांव। लेकिन पूरे उदयपुर में नहीं हुआ था ना, केवल एक गांव में हुआ, जबकि डूंगरपुर के अंदर संपूर्ण जिले में। लिखो। वैसे दो ही क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, एक तो है जैविक जिला और एक प्रथम जैविक गांव। बस दो प्रकार के क्वेश्चन उतारो। हाँ। हाँ अनमोल, क्या पूछ रहे हैं आप? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर कौन से जिले से होकर गुजरता है? धौलपुर, जैसलमेर, नागौर और जोधपुर। ये ऑप्शन दिए हैं, कौन सा आंसर होगा? पूछ रहा है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर कहां से गुजरता है। ऑप्शन दिए हैं जैसलमेर, नागौर, धौलपुर और जोधपुर। तो 70 डिग्री कहां से गुजरेगा? जैसलमेर से। यहां 78 डिग्री होता है तो धौलपुर से। ठीक है, ये लिख लिया। तो ये हमारे कृषि प्रकार में तीसरी, पहला इंपोर्टेंट स्थानांतरित कृषि, दूसरा इंपोर्टेंट मिश्रित कृषि, तीसरा है जैविक कृषि, नंबर 4 हम पढ़ते हैं शुष्क कृषि। लिख लिया। इसका जयपुर ग्रामीण। हाँ, दादिया गांव।
ये लिख लिया, जैविक कृषि। अब देखिए नंबर 4, नंबर 4 के अंदर जो कृषि है वो है आपके शुष्क कृषि, ड्राई फार्मिंग, शुष्क कृषि। क्या होती है शुष्क कृषि? देखो, ये जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान में ये जो भाग है कौन सा? रेगिस्तानी भाग। इस रेगिस्तानी भाग के अंदर पानी का क्या है? अभाव है। ना तो ज्यादा बारिश होती है और ना ही पानी की कोई ज्यादा व्यवस्था है। पानी का क्या है? अभाव। पानी का अभाव होने के बावजूद इस रेगिस्तानी भाग के अंदर कृषि तो होती है। उसी कृषि को क्या बोलते हैं? शुष्क कृषि। अब आप कहेंगे सर पानी का अभाव है तो फिर पानी मिला कहां से? इसके लिए धन्यवाद बोलिए इजराइल को। बोल थैंक यू इजराइल। अरे बोलो, हमारा मारवाड़ में तो इसी का है, क्योंकि इजराइल से एक पद्धति आई थी जिसे आप बोलते हैं इजरायली पद्धति, या इसे ही आप बोलते हैं फंवारा पद्धति, या इसे ही बोलते हैं आप ड्रिप सिस्टम। इस वजह से आज भी रेगिस्तान के अंदर कृषि होती है, उस कृषि को क्या बोला जाता है? शुष्क कृषि। शुष्क कृषि उस क्षेत्र में होती है जहां पर पानी का क्या हो? अभाव। लेकिन फिर भी कौन सी पद्धति से पानी जाता है? फंवारा या फिर ड्रिप सिस्टम से, जो कहां से लाई गई है? इजराइल से। तो हेडिंग डालो शुष्क कृषि। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा कि हमारे राजस्थान के कौन से भाग में शुष्क कृषि होती है, तो वैसे आप लिखेंगे पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान। फिर आप कोष्टक में लिख लेना रेगिस्तानी भाग। रेगिस्तानी भाग, शुष्क कृषि जहां पर पानी का अभाव हो। फिर यहां सिंचाई की सुविधा क्या है? तो यहां पर जो सिंचाई की सुविधा है वो है फंवारा पद्धति या ड्रिप सिस्टम। और ये पद्धति कहां से लाई गई है? इजराइल से। तो हमारे राजस्थान की पहली ऐसी कौन सी नहर परियोजना है? जिससे पूछूं वही बताएगा मुझे। नहीं नहीं, आपसे नहीं पूछूंगा, आप तो मैं पूछूंगा इनसे। यस, मनीष से। हमारे राजस्थान की पहली ऐसी कौन सी सिंचाई नहर परियोजना है जिससे सिंचाई फंवारा पद्धति या बूंद बूंद से की गई? ऑप्शन नंबर 1 इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ऑप्शन नंबर बी गंग नहर। ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नहर परियोजना। ऑप्शन नंबर डी, शाबाश, कौन सी है? नर्मदा नहर परियोजना। कितने सरल भाव से, यही है नर्मदा नहर परियोजना हमारे राजस्थान की। अच्छा, यही कला सीखनी है आपको। तो हमारे राजस्थान की पहली ऐसी नहर परियोजना जिससे सिंचाई फंवारा फंवारा या फिर बूंद बूंद सिंचाई अपनाई गई, वो कौन सी? नर्मदा नहर परियोजना। बस ये लिख लिया। इजराइल से क्या? इजराइल से, हाँ, ये पद्धति कहां से लाई गई? इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? इजरायली पद्धति। डायरेक्ट पूछ लेगा एग्जामिनर कि इजरायली पद्धति से तात्पर्य है, याद रखना, फंवारा पद्धति या फिर बूंद बूंद सिंचाई। नोट लगाओ, इसके बाद में नोट लगा के लिखो। नोट लगा के लिखो।
राजस्थान में सर्वप्रथम, राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्थान में सर्वप्रथम बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, राजस्थान में सर्वप्रथम बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का प्रयोग डैश करके लिखना है, नर्मदा नहर परियोजना से किया गया। क्या पूछ रहे हैं अभिषेक, पूछिए। लिख लिया। अब नर्मदा नहर परियोजना के बारे में तो आपसे क्या पूछूं। ये लिख लिया बस। ये होती है आपके शुष्क कृषि। याद रखना है, पश्चिमी राजस्थान रेगिस्तानी भाग में जहां पर पानी का अभाव है, लेकिन सिंचाई की जो सुविधा है वो आज वर्तमान के अंदर कौन सा है, ड्रिप सिस्टम या फिर फव्वारा पद्धति। नेक्स्ट अगला लिखिएगा, कृषि के एक और प्रकार में लिखिएगा आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि का मतलब एग्जाम ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, आर्द्र कृषि से तात्पर्य। अब बताओ, आर्द्र कृषि से तात्पर्य नहीं। आर्द्र कृषि से तात्पर्य होता है सिंचित कृषि। अब आप कहेंगे कैसे, देखो हमारे राजस्थान का जो ये दक्षिण और ये क्या है पूर्व, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जो हाड़ौती का भाग है, यहां पर राजस्थान में क्या होती है, सर्वाधिक बारिश, सर्वाधिक वर्षा होती है ना। और यहां पर जो वर्षा होती है वो कौन से मानसून से होती है, बंगाल की खाड़ी से। तो यहां पर जो पूरा एरिया है वो पूरा क्या है, सिंचित क्षेत्र है, यानी कि पानी की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा है। एक तो यहां पश्चिमी भाग है जहां पर पानी की मात्रा क्या है, कम, इसीलिए कौन सी कृषि होती है, शुष्क कृषि। एक ये स्थान जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा है वो कौन सी कृषि है, फिर ये आर्द्र कृषि, जिसे बोलते हैं सिंचित कृषि के नाम से। इसमें लिखो आर्द्र कृषि। अधिक पानी, वहां पर कम पानी, ऐसे आ जाएगा कभी। आर्द्र व शुष्क कृषि से तात्पर्य है क्रम से है? हाँ, अधिक पानी है ना यहाँ, इसीलिए आर्द्र। अति आर्द्र में फिर बहुत ज्यादा, क्योंकि वैसे हम हमारे राजस्थान का जब सामान्य जलवायु वर्गीकरण पढ़ते हैं ना, तब आप पढ़ते हैं शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र, वरना ये पूरा स्थान आर्द्र ही है। अब ये जो आदर्श कृषि है, ये हमारे आर्द्र कृषि, ये हमारे राजस्थान में कहां होती है, लिखो राजस्थान में दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कोष्टक के अंदर आप लिख लेना
हाड़ौती भाग, हाड़ौती क्षेत्र। कितने संभाग आते हैं हाड़ौती में? एक संभाग है, कौन सा? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। बिल्कुल हुई थी। लिख लिया? तो बस यहां पश्चिम में शुष्क कृषि है, यहां दक्षिण पूर्वी के अंदर आर्द्र कृषि है। मेवाड़ क्षेत्र में कौन सी है? अरे स्थानांतरित कृषि है। कौन सी है? स्थानांतरित कृषि है। एक तो आप भूल जाते हैं, पता नहीं कौन सी कृषि है। आगे चलें। नेक्स्ट लिखिएगा बारानी कृषि। एक और कौन सी कृषि है? बारानी कृषि। इससे क्या तात्पर्य है? ऐसी कृषि जो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर हो, उस कृषि को क्या बोलते हैं? वरना क्या है कि यदि बारिश कम भी हो रही है तो पानी हम ट्यूबवेल से ले लेते हैं या किसी नहर परियोजना का पानी आ जाता है। बारानी कृषि का तात्पर्य होता है ऐसी कृषि जो कि पूर्णतः वर्षा पर निर्भर, पूर्णतः वर्षा पर निर्भर कृषि क्या कहलाती है? बारानी कृषि। और ये हमारे राजस्थान में कहां पर है? तो बाड़मेर, बाड़मेर वे बालोद। फिर हम और इसको क्या बोल सकते हैं? जैसा मैंने लिखा है वैसा एग्जामिनर ने नहीं पूछा, तो वहां आएगा बारानी कृषि से तात्पर्य है असिंचित कृषि। क्या आएगा? समझे? तो लिख लो, समझे तो। असिंचित कृषि यानी ऐसी कृषि जो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर हो, उसे बोलते हैं बारानी कृषि। और ये हमारे बाड़मेर वे जालोर क्षेत्र में। लिख लिया? बस ये है हमारे राजस्थान में कुछ कृषि के प्रकार जो आपको पढ़ने होते हैं। वैसे चार ही मेन होते हैं, एक स्थानांतरित कृषि, एक शुष्क कृषि, एक बारानी कृषि और एक मिश्रित कृषि। लेकिन अब वर्तमान के संदर्भ में आपको जैविक कृषि और एक आपको और कौन सी आर्द्र कृषि भी पढ़नी चाहिए। ठीक है? बस बाकी आपको आखिरी के अंदर लिखाएंगे बहुत सारी बातें। अब जैसे वह एक कृषि होती है व्यवसायिक कृषि, ऐसी कृषि जो व्यवसाय पर निर्भर करती है। जैसे यस, जैसे रोपण कृषि, कृषि कार्य करते समय हम रोप करते हैं ना, जैसे। और ये जीवन ही ऐसे ही होना चाहिए। जीवन भी हमारा कैसा होना चाहिए? आलू जैसा। आलू को किसी भी सब्जी में डाल दो, बेचारा एडजस्ट कर लेता है। ठीक है? बाकी मूल रूप से यही कृषि है। ठीक है? तो हमारा दूसरा बिंदु हो गया है कंप्लीट। पहला हमने पढ़ा था कृषि का परिचय, कंप्लीट हो गया। दूसरा कृषि के प्रकार, ये भी हमारा क्या हो गया है? कंप्लीट। अब हम लेकर आते हैं क्रांति। कृषि से संबंधित क्या है? क्रांति। तीसरा बिंदु हेडिंग लगाइए, कृषि से संबंधित क्रांतियां। क्रांति क्या? क्रांतियां लिखो, कृषि से संबंधित क्रांतियां।
कृषि से संबंधित क्रांतियां लिखो। सबसे पहले 1 नंबर करके लिखो, हरित क्रांति। हरित क्रांति, हरित क्रांति किससे संबंधित है? स्पष्ट स्पष्ट, ऐसे तो जो बोलोगे वो सही है, नो डाउट, लेकिन वो मजा नहीं आया। इसको और बोला सही आपने, इसको चारों को साथ करके बोलो, खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? बाकी इसका उद्देश्य क्या है हरित क्रांति का, वो अलग चीज होती है ना। एक तो कोई बंदा होता है और एक उसका उद्देश्य क्या होता है। एक तो आप है, हाँ आप है और एक है आपका उद्देश्य क्या है, अलग होता है ना। हरित क्रांति का संबंध है किससे? आप कहेंगे खाद्यान्न उत्पादन से, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पाद को बढ़ावा देना। कृषि से जो भी उत्पाद हो रहा है उसको क्या देना है? बढ़ावा। तो हरित क्रांति डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है, किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन। अभी आपको पूरी डिटेल बताएंगे हरित क्रांति की, ठीक है। सबसे पहले कुछ क्रांतियां लिखा देता हूं आपको, फिर लिखो आप नंबर 2। हरित क्रांति के बाद में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। तीसरी जो और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पीली क्रांति। बिल्कुल हुई थी। ये पीली क्रांति किससे संबंधित है? नहीं, मजा नहीं आया। सरसों को तो बोलते हैं पीला सोना, लेकिन पीली क्रांति सरसों से ही संबंधित थोड़ी है, तिलहन की जो फसलें हैं उनसे, तिलहन उत्पादन से। बाकी आपको लिखाएंगे सारा सोना, हरा सोना, काला सोना, सोना सोना सोना। तो श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और कौन सी? पीली क्रांति। 3 तो ये सबसे खास है। नंबर 4 लिखो, नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। लिखो, मत्स्य उत्पादन। यानी मछली। जैसे आपके सामने देखो, 4 तो ये सबसे खास है जो वन लाइनर पूछी जाती है, ठीक है। अब जैसे आपके सामने है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ना। अरे वाह, ऐसे विद्यार्थी मुझे कहां मिलेंगे इस जन्म में, नहीं मिलेंगे। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? साइंस वाले। क्यों? कभी नहीं पढ़ा जीवन में? पढ़ा है, वरना मैं आपको बता देता कौन से अध्याय में पढ़ा है आपने। अच्छा हुआ आपने आत्मसमर्पण कर दिया। नहीं, पढ़ा तो सबने ही है, आर्ट्स वालों ने कौन सा नहीं पढ़ा है। आपके सब्जेक्ट तो जियोग्राफी रहा है ना, तो फिर पढ़े ही है, सिंपल सी बात है। ये आपका फेवरेट नाम है, झींगा उत्पादन से। छोटे थे तो घर वाले बोलते नहीं, ए झींगा। झींगा मतलब आप, मतलब गुलाबी क्रांति ना।
तो गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से, पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से, हरित क्रांति का खाद्यान्न से, श्वेत क्रांति का है दुग्ध उत्पादन। 5 तो इंपॉर्टेंट है, बाकी यदि मैं आपको कुछ भी लिखाऊं तो आप उसका मुझे बता देंगे। नहीं नहीं बता ही देंगे, उसमें क्या है। लो ये लो आपकी चांदी। रजत क्रांति का संबंध किससे है? देखो रजत क्रांति का संबंध ना, रजत क्रांति का संबंध किससे है? चलो सीमेंट उत्पादन संबंधित क्रांति क्या कहलाती है? वो कहलाती है धूसर क्रांति। धूसर क्रांति ये क्या होता है? रजत क्रांति का संबंध किससे? ऐसे विद्यार्थी मुझे फिर कहां मिलेंगे, अगले जन्म में नहीं मिलेंगे। अरे अंडे उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी होती है? रजत क्रांति। कल आते समय एक एक अंडा लेकर आना। अंडे उत्पादन से संबंधित ऐसे घर जाती, ये कौन, ये रजत क्रांति करूंगा आज मैं। लिख लिया? नेक्स्ट अब देखो, अब जो है वो है आपके सामने। ये तो आपकी फेवरेट, ये तो आपकी फेवरेट, ये जिससे पूछूं वही बताएगा मुझे, ऐसे कोई नहीं बताएगा। यस, गोल क्रांति किससे संबंधित है? अरे आलू। हाँ वो अलग बात है कि वो गोल नहीं होता है, लेकिन गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से। तो ऐसे पूछेगा आज पीजी में क्या है, तो आज गोल क्रांति हुई है, यानी कि आलू बना है, आलू उत्पादन। आलू उत्पादन। एक जैसे आपसे पूछा जाए ये गोल है तो ये लाल है, लाल क्रांति का संबंध किससे है? ना हाँ, मांस व टमाटर से संबंधित जो क्रांति है वो कौन सी है? लाल क्रांति। मांस व टमाटर उत्पादन से संबंधित क्रांति है लाल क्रांति। ठीक है, नहीं नहीं ये तो केवल याद रखना है, पढ़ दूंगा तो केवल 2 के बारे में, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के बारे में। ये लिख लिया? चलो नेक्स्ट, एक आपके सामने पूछी जाती है धूसर क्रांति। वैसे ये कृषि से संबंधित नहीं है, ठीक है, लेकिन लिखा रहा हूं केवल धूसर क्रांति। धूसर क्रांति का संबंध किससे है? सीमेंट उत्पादन से। किसे है? सीमेंट उत्पादन। फिर कह रहा हूं ये कृषि से संबंधित नहीं है, बस लिखा रहा हूं। अब ये जितनी भी क्रांति है, इन सब क्रांति का मिश्रित क्या कहलाता है? सभी क्रांतियों, ये क्रांति क्रांति क्रांति, ये वो क्रांति क्रांति, ये क्रांति का मतलब क्या है? अच्छा मनीष, ठीक है, हाँ मनीष, क्रांति का ये क्रांति क्रांति लिख रहे हैं बीच बार बार। क्रांति का मतलब क्या होता है? चलो कोई नहीं, यहां पर तो आपको देखकर लग रहा है कि उत्पादन से है, चलो कोई नहीं, लेकिन हमारे राजस्थान में 1857 की क्रांति भी तो हुई है ना, वो कौन सा उत्पादन बढ़ाना था? ये भी तो है। विद्रोह करना है? नहीं नहीं मुझे पता नहीं, मैं तो कुछ नहीं करूंगा। वो तो कह रहे हैं, मैं तो यहां शब्द लिख देता हूं, ये लो बधाइयो, एक विद्रोह हुआ है, और एक आपके सामने शब्द है क्रांति। चलो फिर विद्रोह और क्रांति दोनों एक ही होते हैं, दोनों में अंतर होता है?
अंतर क्या होता है? आपको नहीं बोलना है, आपको रुकना है। आपको नहीं बोलना है, रुकना, आपको भी रुकना। अब आपको बताना, बताओ। नहीं नहीं, आपको भी नहीं बोलना है। यस। नहीं नहीं, आप तो विद्रोह कर दे, जिनको रोका है ना ये विद्रोह कर देंगे। तो फिर पूछा क्यों नहीं कि सर ये क्या चल रही है? फिर पूछा क्यों नहीं ये क्रांति क्या है? ऐसे ही नहीं पूछा। क्योंकि पूछते तो पता नहीं आप क्या पूछते। क्रांति का मतलब होता है, एक शब्द में यदि बताऊं तो व्यवस्था में परिवर्तन लाना क्या है? क्रांति। जैसे 1857 क्रांति क्या थी? कि जो व्यवस्था अंग्रेजों के हाथ में थी उसमें परिवर्तन लाना है। जैसे खाद्यान्न जो उत्पादन हो रहा था वो कम हो रहा था, उसमें क्या लाना है? परिवर्तन लाना है। क्रांति का मतलब होता है व्यवस्था में परिवर्तन लाना। अब ये जितनी भी क्रांतियां हैं, इन सब क्रांतियों को क्या बोलते हैं? व्यवस्था परिवर्तन, इसे बोलते हैं सनराइज क्रांति। हिंदी में बोले तो इंद्रधनुष क्रांति। नहीं बोलते क्या? सनराइज क्रांति बोल सकते हैं, या फिर इंद्रधनुष क्रांति का मतलब होता है सभी क्रांति। सभी प्रकार की क्रांतियों से संबंधित। संबंधित क्रांति क्या कहलाती है? इंद्रधनुष क्रांति। बिल्कुल। किससे संबंधित है? हाँ हाँ, अच्छा, ये विद्रोह। विद्रोह का मतलब होता है उद्देश्य का पूर्ण नहीं होना, यानी कि व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होना विद्रोह है। जैसे आपने अपने पापा के खिलाफ विद्रोह कर दिया कि पापा अब मैं पढ़ने तभी जाऊंगा जब आप मेरे स्कूटी लेकर आएंगे, तभी मैं पढ़ने जाऊंगी या जाऊंगा। घर वालों ने एक दिन आपको कुछ नहीं बोला, ऐसे ही बोला बेटा मान जा, स्कूटी विस्कूटी नहीं लानी है, पढ़ने जाया कर। आप 2-3 दिन से मान ही नहीं रहे हैं। चौथे दिन पापा ने पकड़ा पीछे से और धमाधम दे डाली, धुलाई कर दिया आपकी। आप चुपचाप सुबह उठे और पढ़ने चले गए। ये जो आपने किया था ये क्या था? आपका विद्रोह था। व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ, आपको अभी भी पैदल ही जाना है। अगर वो स्कूटी दिला देते तो फिर वो विद्रोह ना होकर वो क्या होती? आपकी क्रांति। आप जो अभी तैयारी कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपकी व्यवस्था में क्या हो? परिवर्तन। इसीलिए आप क्रांतिकारी हैं। इतना भी जोश में नहीं आना है कि डायरेक्ट यहां आ जाओ स्टेज पर। तो ये है कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां, जहां से आपके सामने डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है। अरे चिंता मत करिए, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। मैं यहां जितने राजस्थान में अकाल पड़े हैं उनसे संबंधित सारी बातें लिखाऊंगा, ठीक है? आप तो ऐसे चिंता करने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों। लिख लिया? अब देखिए 3 बिंदु वैसे कंप्लीट हो गए। कौन कौन से? कृषि का परिचय हुआ, कृषि के प्रकार हुए, और कृषि से संबंधित क्रांति। क्रांति में थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम हरित क्रांति की। जैसे डायरेक्ट कभी वन लाइनर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से हरित क्रांति की वजह से कौन सी फसलों को नुकसान हुआ? हरित क्रांति से संबंधित निम्न में से कौन सी फसल में नुकसान हुआ? कौन सी फसल में नुकसान हुआ? हरित क्रांति का उद्देश्य तो खाद्यान्न को बढ़ावा देना है, लेकिन इसकी वजह देखो,
जीवन में कुछ भी आ रहा है ना, तो हम केवल लाभ ही देखते हैं, जबकि हो सबसे ज्यादा क्या रही है? हानि। नहीं नहीं, फिर आप बहुत ज्यादा गहराई में चले जाएंगे। हेडिंग डालो हरित क्रांति। हरित क्रांति, हाँ, हरित क्रांति। वैसे देखो, हरित क्रांति जो है, अब इतना डिटेल आपके आएगा नहीं, हरित क्रांति शब्द किसने दिया, थोड़ी आएगा, विलियम गोड ने दिया था। आप सीधा लिखिए, हरित क्रांति का विश्व में जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का विश्व में जनक, हरित क्रांति का विश्व में जनक किसे कहते हैं? कौन है विश्व में जनक हरित क्रांति का? मैं सोच रहा था कि मैं आपको हरित क्रांति नहीं पढ़ाऊंगा तो भी आप कर लेंगे, लेकिन क्या यह आपकी तरह बिल्कुल नॉर्मल आदमी है? नॉर्मन बोरलोग, बहुत नॉर्मल आदमी आपकी तरह, वो है आपके भारत में हरित क्रांति के जनक। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। और ये क्वेश्चन तो आएगा। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों मिल चुके हैं, और अभी 2024 में घोषणा हुई है भारत रत्न देने की। 3 ही दिए जा सकते हैं। MS स्वामीनाथन, हाँ। देखो, 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा। भारत रत्न देने की घोषणा। देखो, हरित क्रांति विश्व में जनक नॉर्मन बोरलोग, और भारत में जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। अब वो इतनी सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पद्मश्री वो सब कुछ कब मिला? पहले तो दे नहीं सकते ना, पहले तो खुद ही जिंदा ही रहता है। बहुत कम ऐसे लोग हुए हैं जिनको, जैसे हमारे भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने जीवित रहते ही स्टेडियम का नाम अपने ही नाम से कर लिया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पहले उसका नाम था ना मोटेरा स्टेडियम। अगर जीवित रहते ही किसी आदमी को सम्मान मिल जाए
तो वो अपने जीवन में और कुछ अचीव कर सकता है, और जल्दी ही वो अपने आप को भी भारत रत्न देने वाले हैं। लिखो अगली बात, हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कृषि उत्पाद को बढ़ावा देना। कृषि उत्पाद को बढ़ावा देना। सर्वाधिक लाभ कौन सी फसल को हुआ है? लाभदायक खाद्यान्न, उसमें गेहूं। लेकिन नुकसान कौन सी फसलों को हुआ है? दलहन, जो दालें होती है ना, उनको नुकसान है। लिखिए। तो बस ये हरित क्रांति, इधर साइड में लिख देता हूं श्वेत क्रांति, और इसका ही बस जनक लिखना है, और तो कोई बात है नहीं। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। इसी श्वेत क्रांति से संबंधित एक आंदोलन है, नाम सुना है कभी? ऑपरेशन फ्लड। 1970। यह भी दुग्ध उत्पादन से ही संबंधित है। बस ये उतार लीजिए। श्वेत क्रांति है, इनके जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। हमारे यहां भारत के अंदर श्वेत क्रांति यानी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से संबंधित एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन फ्लड। आए तो आए, वरना क्वेश्चन नहीं आएगा। केवल श्वेत क्रांति के जनक, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे हमारे यहां भारत में हरित क्रांति कब हुई थी? 1967 टू 67, 66 टू 67 लिख लेना। हाँ, ये हरित क्रांति का समय। वैसे विश्व के अंदर है 1943 के अंदर, लेकिन उतनी काम की चीज नहीं है, ये थोड़ा सा लिख लेना। अब क्वेश्चन क्या आएगा पता है? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? ये टाइमिंग है। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति शुरू हुई? पांचवी, ऐसे क्वेश्चन आएगा। आगे पढ़ाएंगे आपको हरित क्रांति, पूरी पंचवर्षीय योजना पढ़ाऊंगा ना, मुझे पढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, लिख लिया। अब देखो, ये क्रांति हो गई। अब हम चर्चा करेंगे कि हमारे राजस्थान में कृषि फॉर्म कितने हैं। राजस्थान में कृषि फॉर्म कितने हैं? वैसे कृषि फॉर्म मतलब हमारे राजस्थान में कृषि योग्य भूमि है ना,
उसको बढ़ावा देने के लिए हमारे राजस्थान में दो जगह क्या लगे हुए हैं, कहां कहां है दो जगह, एक तो है सूरतगढ़, ये हेडिंग डाली, और ये दोनों ही क्या है, केंद्रीय कृषि फॉर्म है। कहां कहां पर स्थापित है, तो पहला स्थापित हुआ है सूरतगढ़ में, सूरतगढ़ केंद्रीय कृषि फॉर्म कहां पर है, सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। यहां पर ये जो केंद्रीय कृषि फॉर्म है इसकी स्थापना कब हुई है, तो याद रखिएगा 1956 में। अच्छा, किसके सहयोग से हुई है, तो याद रखिएगा रूस के सहयोग से। और इसकी एक खास बात है, ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म। ये है पहला। हमारे राजस्थान में जो दूसरा केंद्रीय कृषि फॉर्म है वो है आपके जैतसर में। जैतसर कहां है, सही है। अब कहां है ये, अनूपगढ़ में। अब ये कहां आ गया, अनूपगढ़। पहले ये दोनों ही गंगानगर। ये जो जैतसर कृषि फॉर्म है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1962 में। किसके सहयोग से हुई है, कनाडा के सहयोग से। हमारे राजस्थान में कनाडा के सहयोग से, एक तो आपको पता हो तो पुष्कर झील के सफाई का कार्य, एक कनाडा के सहयोग से, दूसरा केंद्रीय कृषि फॉर्म। एक बात मैंने और भी बताई थी आपको कनाडा के सहयोग से, कभी ऐसे बताई होगी, नहीं बताइए तो कोई नहीं, मेरी गलती थी, मैं वापस बता देता हूं। हमारे राजस्थान में राजस्थान का पहला और देश का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र कहां स्थापित किया गया था, रावतभाटा में। वो किसके सहयोग से है, कनाडा। मतलब अब तीन चीजें हो गई कनाडा के सहयोग से, तीनों आपको आती है, एक सफाई, एक वो, और एक ये। तो ये 56 में और ये 62 में, ये रूस के और ये कनाडा के सहयोग से। उतारो, क्या हुआ, 5 नंबर, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बिल्कुल कनाडा। और उसकी तो खास बात है क्या, पूर्णतः मिट्टी से निर्मित बना बांध है वो, बिल्कुल। तो ये लिख लिया। तो देखो, कृषि का परिचय हो गया, कल आते ही पूछूंगा कितने प्रकार की कृषि हमारे राजस्थान के लिए है, वो भी हो गया। कृषि से संबंधित क्रांतियां भी हो गई, और हमारे राजस्थान में केंद्रीय कृषि फॉर्म भी हमने पढ़ लिए, 2 ही होते हैं, ठीक है, 2 ही हैं आपके यहां, तो 4 बिंदु हो गए। अब जो 5वां बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है वो हम पढ़ेंगे कल, कि हमारे राजस्थान में कृषि से संबंधित अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं, पहली बात ये इंपॉर्टेंट। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि हमारे राजस्थान में फसलों के आधार पर, यानी कि फसल चक्र, वो हम पढ़ेंगे कि हमारे राजस्थान में 3 प्रकार की फसलें, और उनमें से एक एक फसल के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां तक तो याद ही हो गया है सारा कुछ, क्या बताना है, ठीक है। तो चलो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा करेंगे वो करेंगे हम कल।